हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएस लीगल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। देखिए, सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों में सेक्शन 5 से कहीं ना कुछ सवाल पूछा ही जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 5 क्या कहता है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। एनी अपील, अपील शब्द को अंडरलाइन कीजिए, और एनी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को अंडरलाइन कीजिए, अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। मतलब कोई भी अपील या फिर एप्लीकेशन कोई भी, पर कौन सी नहीं होनी चाहिए, जो ऑर्डर 21 सीपीसी में जो एप्लीकेशन फाइल की गई है वो नहीं होनी चाहिए, उस पर सेक्शन 5 लागू नहीं होगा। मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की एप्लीकेशन पर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है। मे बी एडमिटेड, इसको अंडरलाइन कीजिए, आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड इफ द अपीलांट और द एप्लीकेंट सेटिस्फाइज द कोर्ट, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, सेटिस्फाइज द कोर्ट शब्द को, दैट he had sufficient cause, sufficient cause को अंडरलाइन कीजिए, for not preferring the appeal or making the application within such period। देखिए सेक्शन 5 क्या कहना चाहता है, सेक्शन 5 बताना चाह रहा है कि यदि कोई अपील और एप्लीकेशन, यदि कोई अपील और एप्लीकेशन एप्लीकेशन भी कौन सी, जो ऑर्डर 21 सीपीसी की नहीं है एप्लीकेशन, मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की एप्लीकेशन है, तो सेक्शन 5 लागू नहीं होगा। तो सेक्शन 5 किस पर लागू होगा, सिर्फ और सिर्फ अपील पर और एप्लीकेशंस पर। तो एक चीज हमें समझ में आई कि सेक्शन 5 किन पर लागू नहीं होता, सूट्स पर लागू नहीं होता और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता। किन पर लागू नहीं होता, सूट्स पर और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर। तो सूट्स और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर फिर क्या लागू होता है, सूट्स और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर सेक्शन 4 और 6 से लेके 24 लागू होता है। सेक्शन 5 में तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। मतलब सेक्शन 5 डिले कॉन्डोनेशन की बात करता है। यदि आप सूट में कोई देरी हो गई है तो या तो सेक्शन 4 में फायदा ढूंढिए या 6 से लेके 24 तक में ढूंढिए। उसी प्रकार एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में डिले कर दिया आपने, आफ्टर लिमिटेशन पीरियड आ रहे हो, तो वही सेक्शन 4 में फायदा ढूंढिए या फिर 6 से लेके 24 में फायदा ढूंढिए। पर सेक्शन 5 तो सिर्फ अपील और एप्लीकेशंस पर ही लागू होता है, और एप्लीकेशन कौन सी जिन पर लागू नहीं होता, वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स वाली, मतलब ऑर्डर 21 सीपीसी वाली एप्लीकेशन है, उन पर सेक्शन 5 लागू नहीं होता है, वहां डिले कॉन्डोनेशन नहीं होगा। अपील और अन्य एप्लीकेशंसों पर डिले कॉन्डोनेशन अलाउ करेगा, पर कब कब तो देखिए सेक्शन 5 टोटली किस पर डिपेंड करता है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पर। किस पर डिपेंड करता है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पर। और कोर्ट का भी यहां डबल डिस्क्रिशन है। यदि हम ध्यान से देखें सेक्शन 5 को, कोर्ट का यहां क्या है, डबल डिस्क्रिशन। तो पहली चीज, आपसे जो देरी हुई है अपील और एप्लीकेशन फाइल करने में, तो वो सफिशिएंट कॉज होना चाहिए आपकी देरी का। वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट कॉज होना चाहिए आपकी देरी का। तो पहले तो कोर्ट को सेटिस्फाई करो कि जिस कारण से हम लेट हुए हैं वो सफिशिएंट कॉज है। तो पहले तो यहां कोर्ट का डिस्क्रिशन आ गया ना, पहले ही पॉइंट में क्या आया कि भाई पहले कोर्ट खुद अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि आपने जो कारण बताया वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं। ठीक है, कोर्ट की मर्जी है, डिस्क्रिशन है, माने माने नहीं माने उसको। जो आप सफिशिएंट कॉज, जो हो सकता है आपकी नजर में हो वो सफिशिएंट को, पर कोर्ट को नहीं लगता, तो कोर्ट नहीं मान रहा उसको। तो पहला डिस्क्रिशन तो कोर्ट का यहां क्या, सफिशिएंट को। दूसरा जो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड। अरे भले हम सेटिस्फाई हो भी गए सफिशिएंट कॉज से, तो भी कोर्ट का डिस्क्रिशन है हम एडमिट करें या नहीं करें। बोलो आई बात मेरी समझ में नहीं आई, क्लियर? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट किसका है, लिमिटेशन एक्ट कैसा है, लॉ ऑफ पीस है। इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट देखा जाता है, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखा जाता है। हो सकता है वो आपके लिए होगा, पर पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि ये क्या सफिशिएंट कॉज बनता है, तो पब्लिक की सोच
हो सकता है ना कोर्ट भी सोचे कि पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनता सफिशिएंट कॉज, तो नहीं कर रहा मैं एडमिट, होगा भली सफिशिएंट कॉज। तो ये डबल डिस्क्रिशन है कोर्ट का। कैसे? पहली चीज तो आपको सफिशिएंट कॉज बता के कोर्ट को सेटिस्फाई करना है, दूसरा सफिशिएंट कॉज सेटिस्फाई भी कर दिया तो भी कोर्ट का डिस्क्रिशन है, माने चाहे ना माने। आप कोर्ट को मजबूर नहीं कर सकते कि देखो हमने सफिशिएंट कॉज बता दिया अब तो आपको करना पड़ेगा। मे भी लिखा हुआ है शब्द, शैल भी नहीं लिखा हुआ। कोर्ट का डिस्क्रिशन है, उसको एडमिट करे या ना करे। यहां तक तो आई बात समझ में। तो दो चीजें क्लियर हो गई हमें अभी तक, एक तो इसमें डबल डिस्क्रिशन, दूसरा सेक्शन 5 सिर्फ अपील और एप्लीकेशंस पर लागू होता है, सूट्स और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता है। तो दिमाग में एक प्रश्न बनता है, क्वेश्चन आता है कि साहब ये तो सब ठीक है, दुरुस्त है जनाब कि ये सफिशिएंट कॉज बता दो, पर सफिशिएंट कॉज होता क्या है? सफिशिएंट कॉज होता क्या है हमें तो पहले वो बताओ आप। ये तो सब ठीक है कि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा तो डिले कॉन्डोनेशन हो जाएगा, पहले तो हमें ये बताओ ये सफिशिएंट कॉज होता क्या है, क्या बीमारी है सफिशिएंट कॉज। तो देखिए सफिशिएंट कॉज को लेके प्रीवी काउंसिल ने एक जजमेंट दी हुई है। सफिशिएंट कॉज को लेके प्रीवी काउंसिल ने एक जजमेंट दी हुई है, जिस जजमेंट का नाम है कृष्णा वर्सेस छटप्पन। कृष्णा वर्सेस छटप्पन 1889 में ही ये जजमेंट प्रीवी काउंसिल ने दे दी थी। क्या नाम है? कृष्णा वर्सेस छटप्पन। तो प्रीवी काउंसिल ने कहा देखिए भैया सफिशिएंट कॉज के लिए दो चीजें जरूरी हैं। सफिशिएंट कॉज बताने के लिए दो चीजों की सख्त आवश्यकता है। एक तो जिस भी बात को आप सफिशिएंट कॉज बता रहे हो, मतलब जिस भी कारण को लेके कोर्ट में आ रहे हो कि भाई देखो ये मजबूरी हो गई थी, हम इस वजह से डिले हो गया हमारा, तो वो जो कारण है वो किसके? पार्टीज के कंट्रोल से बाहर होना चाहिए। मतलब वो पार्टीज की वजह से नहीं हुआ, उसमें ऐसी परिस्थितियां आ गई थी तो जो इंसान चाहकर भी रोक नहीं सकता था। तो क्या है इसका मतलब? इट मस्ट बी अ कॉज विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी। दूसरी चीज, और वो कॉज हो भी गया, वो हो भी गया तो उसमें पार्टीज की लापरवाही नहीं थी, नेग्लिजेंस नहीं था, इनएक्टिव नहीं था और लैकिंग ऑफ बोनाफाइड नहीं था। मतलब जो भी चीज को आप सफिशिएंट कॉज बताना चाह रहे हो, वो जो घटना आपके साथ घटी, एक तो वो आपके नियंत्रण में नहीं थी, ठीक है। दूसरी चीज, उस घटना के घटने पर वो जो घटना घटी वो आपकी लापरवाही से नहीं घटी, ठीक है ना, तभी ये सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। आई मेरी बात समझ? अरे जैसे जैसे सॉरी एक बार ये वीडियो थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है। जैसे समझिए, देखिए ध्यान से समझिए कैसे। भाई इन केस एक पार्टी है जिसको एप्लीकेशन फाइल करनी है और उस एप्लीकेशन का लिमिटेशन पीरियड है मान लीजिए 100 दिन। कितना है? 100 दिन। और वो मान लीजिए 8वें दिन कोर्ट आ रहा था, 8th डे के दिन कोर्ट में आ रहा था, ठीक। वो कोर्ट के लिए रवाना हुआ और उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतना ज्यादा गंभीर हुआ कि उसको वेंटिलेटर पे रहना पड़ा 1.5 महीने तक, ठीक। तो आपका लिमिटेशन पीरियड तो दूसरे दिन ही एक्सपायर हो गया था, 2 दिन बाद ही एक्सपायर हो गया था, क्योंकि 10 दिन थे और 8वें दिन तो आपका एक्सीडेंट हो गया था। तो ये चीज एक सफिशिएंट कॉज है। कैसे 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 समझिए। एक तो भाई वो एक्सीडेंट इंसान के कंट्रोल में नहीं था। दूसरा, भाई मैं तो सही गाड़ी चला रहा था, दूसरे ने आके मेरे में टक्कर मार दी, तो मैं नेग्लिजेंट नहीं था, इनएक्टिव नहीं था, मैं तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा था। बोलिए आई बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई। तो एक चीज और एक चीज समझिए, जो आपने डिले कॉज किया है, मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड अपील का 90 दिन था, ठीक है। 90 दिन मतलब लगभग 3 महीने, ठीक। और आप 4 महीने बाद कोर्ट आए, मतलब 1 महीने का डिले हुआ, ठीक। तो जो लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन पीरियड था और जिस दिन कोर्ट आए उसके बीच का जो डिले था वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कोर्ट। ना कि आपको एक एक दिन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक एक दिन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि साहब देखो 31 जुलाई को लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हुआ, मैं 1 सितंबर को आया हूं, तो 1 अगस्त से 30 अगस्त की रोज की दिनचर्या आपको
कोर्ट को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, देखो इस वजह से सफिशिएंट नहीं। अब इन टोटल बता दीजिए कि सब मैं इस वजह से लेट हुआ हूं, फर्स्ट डे जो लास्ट डे था लिमिटेशन का और जिस दिन आप आए हो कोर्ट में उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि हम इस वजह से लेट हुए। एक एक दिन का डिले बताने की जरूरत नहीं है आपको, और कोर्ट को लगेगा सफिशिएंट कॉज है तो उसका डिस्क्रिप्शन वो एडमिट करे या नहीं करे। तो उससे एक चीज समझ में आती है कि सेक्शन 5 को एप्लीकेबल कराने के लिए कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट कॉज। यदि जब तक आप वो नहीं शो करोगे तो कोर्ट क्या नहीं करेगा, आपकी अपील और एप्लीकेशन को एडमिट ही नहीं करेगा। इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस लॉज में, जैसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस द एडमिनिस्ट्रेटर हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी, कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग वर्सेस मैसर्स कांति जी, दामोदरन पिल्लई वर्सेस साउथ इंडिया बैंक, इन सभी में कोर्ट ने एक ही चीज पर फोकस किया। उन्होंने कहा भाई ये देखिए सेक्शन 5 लिबरल अप्रोच का सेक्शन है। क्या है, लिबरल अप्रोच का मतलब यदि हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में चले जाएंगे तो फिर न्याय हो लिया, तो फिर न्याय मतलब ऐसा नहीं है जैसे एक महीने, मान लीजिए आप लास्ट डे आ रहे थे, आपका एक्सीडेंट हुआ, आप 25 दिन अस्पताल में रहे, तो आप 1 सितंबर को आए हो तो 25 अगस्त को आप घर आ गए थे, तो 5 दिन का डिले क्यों? तो सर मैं आया, मेरे को थोड़ा सा चीजें समझने में भी तो टाइम लगा, पहले तो मैं उस माहौल से तो बाहर आऊं, मेरे को इतनी ज्यादा तो परेशानी हो रही थी, चलने फिरने में थोड़ी सी बड़ी मुश्किल से था। तो कोर्ट ने कहा भाई थोड़ी सी लिबरल अप्रोच रखेंगे हम सेक्शन 5 को लेके, स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं रखेंगे, उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाते रहेंगे, ये फुलफिल नहीं किया आपने, वो फुलफिल नहीं किया, नहीं, लिबरल अप्रोच रखेंगे जो कि एक आम आदमी के साथ रखनी चाहिए, ठीक है, ना कि स्ट्रिक्ट अप्रोच रखेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 5 कोई भी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करेगा एक प्राइवेट व्यक्ति में और स्टेट के बीच में। नहीं, यही बात समझ में? कैसे समझिए, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ध्यान दीजिए, ए एक प्राइवेट व्यक्ति है, क्या है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अपील फाइल करनी है 90 दिन में, ठीक है। मान लीजिए स्टेट ऑफ राजस्थान को भी क्या करनी है, अपील फाइल करनी है, और इसका भी लिमिटेशन पीरियड कितना है, 90 दिन। प्राइवेट इंडिविजुअल भी लेट हो गया, ये आया मान लीजिए 100th डे आया, और स्टेट ऑफ राजस्थान आया मान लीजिए 150th डे, ठीक है। ये तो 60 दिन डिले से आया और ये 10 दिन डिले से। तो ऐसा नहीं होगा कि यदि सरकार आ रही है तो सफिशिएंट कॉज होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल आ रहा है तो नहीं, हम ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, ऐसा नहीं। दोनों के केस में सेक्शन 5 कैसा रहेगा, लिबरल ही रहेगा। मतलब यदि स्टेट के पास सफिशिएंट कॉज नहीं है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास ज्यादा अच्छा मजबूत कारण है, तो उसको ही देखा जाएगा। स्टेट होगी भाई सरकार का मतलब ये थोड़ी कि आप लापरवाह हो जाओ, सरकार का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लापरवाह हो जाइए, ठीक है। यहां तक तो आई बात समझ में, यहां तक तो हमारी बात आई समझ में, ठीक। अब एक चीज देखिए, दामोदरन पिल्लई वर्सेस साउथ इंडियन बैंक में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही थी कि यदि सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में कोर्ट डिले कॉन्डोनेशन अलाउ नहीं कर रहा, मतलब डिले कॉन्डोनेशन अलाउ नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है कि वही कोर्ट अपनी सेक्शन 151 सीपीसी में इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करते हुए डिले कॉन्डोनेशन अलाउ करते हैं। मतलब यदि कोई चीज सेक्शन 5 के द्वारा रोक दी गई है तो फिर वो हर कानून द्वारा रोक दी गई है। बोलिए आई बात समझ में? नहीं आई, यहां तक तो आई बात समझ में। अब एक चीज तो हमें अब तक एक चीज क्लियर हो गई कि सेक्शन अपील और एप्लीकेशन के लिए तो डिले कॉन्डोनेशन अलाउ है सेक्शन 5 में,
ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हमारे पास सफिशिएंट कॉज है। उसके बाद कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो एडमिट करे या नहीं करे। ये भी समझ लिया सफिशिएंट कॉज बेसिकली होता क्या है। तो देखिए सफिशिएंट कॉज इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्या है? इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। मैं ये नहीं कह सकता कि ये ही पर्टिकुलर चीज सफिशिएंट कॉज होगी। तो इस चीज को न्यायालयों ने समय समय पर बता रखा है कि ये चीज सफिशिएंट कॉज होगी। तो उसके लिए मैंने एक इलस्ट्रेटिव फॉर्म में लिस्ट तैयार करी है जो जनरली जिनको सफिशिएंट कॉज माना जाता है, जिनको सफिशिएंट कॉज माना जाता है। तो पहली चीज तो सेक्शन 5 के एक्सप्लेनेशन में दे रखी है, यदि अपीलांट और एप्लीकेंट जजमेंट, प्रैक्टिस और ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट को लेके उनको कोई डाउट है, मिसलेड हो गए, तो वो भी सफिशिएंट कॉज है। मतलब हो सकता है हाई कोर्ट ने ये कह दिया हो कि ये फलाना अपील इतने दिन में फाइल होनी चाहिए, तो उनको लेके इस चीज को लेके बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि साहब एग्जैक्ट लिमिटेशन एक्ट अनुसार होनी चाहिए या हाई कोर्ट के ऑर्डर द्वारा, तो उनको उस चीज को लेके कंफ्यूजन हो गया और वो उसके बाद आए, उसमें मतलब जो टाइम पीरियड था उसके बाद आए, तो वो भी क्या माना जाएगा, सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। इसके अतिरिक्त इन एडिशन हम लिस्ट देखते हैं जिनसे हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज डिले कॉन्डोनेशन में अलाउ है और कौन कौन सी चीज डिले कॉन्डोनेशन में अलाउ नहीं है। तो समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए जैसे मैंने लिस्ट बना रखी है कि जहां डिले कॉन्डोनेशन अलाउ है। पहला, इलनेस ऑफ द पार्टी, यदि पार्टी बीमार है तो वो कैसे आ पाएगी, और यदि पार्टी जेल में है, इम्प्रिजनमेंट है, तो भी नहीं आ सकती। मिस्टेक ऑफ काउंसिल, ठीक, मिस्टेक ऑफ काउंसिल मतलब आपके वकील की गलती है तो आप क्यों उसकी सजा भुगतें, तो फिर आपके साथ जस्टिस नहीं होगी। भाई उसने डिले कॉज किया, मैं तो कह गया था आप इतने दिन में फाइल कर देना, उसने नहीं किया तो उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं, तो ये सफिशिएंट कॉज है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट सफिशिएंट कॉज है। यदि आपने गलत प्रोसीडिंग फाइल कर दिया गुड फेथ में, आपको फाइल करनी थी अपील, उसकी जगह आप रिट में चले गए, रिट में जाने के बाद पता चला कि आपको तो अपील में जाना था और लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, तो भी सफिशिएंट कॉज है। अमेंडमेंट ऑफ डिक्री, गलत वकालतनामा फाइल कर दिया, पूरे आपको स्टैंप नहीं मिल पाए, वकील के सर्वेंट, काउंसिल और एजेंट की गलती है, ठीक है, पर वो भी तब माना जाएगा जब वो उसने क्या किया हो, फ्रॉड कॉज किया हो। जनरली तो नहीं मानी जाती उसकी गलती, तब माना जाएगा जब उसने फ्रॉड कॉज किया हो। और चीज, मिस्टेक ऑफ कोर्ट, यदि कोर्ट की भी गलती है तो भी क्या माना जाएगा, सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। तो ये जो मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं, ये इलस्ट्रेटिव फॉर्म है, एग्जॉस्टिव नहीं है। आपको और भी नए कारण मिलते हैं तो एड ऑन करते चलिए, आप समझ, ये तो सिर्फ एक समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक। अब समझते हैं कि किन अवस्थाओं में डिले कॉन्डोनेशन अलाउ नहीं है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, माफी योग्य नहीं है। इलिटरेसी है, साहब में पढ़ा लिखा नहीं था। पॉवर्टी, गरीबी, माइनॉरिटी, विडोहुड, पर्दानशी लेडी, ये नहीं होंगे। मतलब जैसे आप अनसाउंड माइंड हैं, माइनर हैं, तो आपके पास ऑर्डर 32 सीपीसी में बता रखा है कि आप अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू सूट फाइल कीजिए, उस चीज का वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक। या आप सूट फाइल करने से पहले जांच पड़ताल करते रहे, उसमें देरी हो गई, वो अलाउ नहीं है डिले कॉन्डोनेशन। या आप रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर रहे थे तो आपने कहा साहब मैं सबसे पैसे कलेक्ट करने में मुझे टाइम लग गया, इसकी वजह से लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, डिले कॉन्डोनेशन नहीं है। एविडेंस बाद में मिली किसी सूट अपील के लिए, तो ये भी अलाउ नहीं है। आपका लीगल प्रैक्टिशनर लापरवाह टाइप रहा, उसकी वजह से मतलब उसकी जो रीजनेबल स्किल होती है उसमें कमी रही, वो क्या नहीं है, माफी योग्य नहीं है। नहीं आई मेरी बात, मिस्टेक है उसकी पर उसकी लापरवाही अलाउ नहीं है। बोलो आई बात समझ में, क्लियर, कोई दिक्कत? यहां तक सेक्शन 5 कंप्लीट हो जाता है, बाकी के सेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।